क्लोज 8 सेकेंड स्केड्यूल चल रहा था, उसका पार्ट 1 का क्लोज 8 जो है, जिसमें क्या बोल रखा है, CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if fails to obtain the sufficient information, मतलब उसने SAE क्या नहीं किया, obtained नहीं की, ठीक है, which is necessary for the expression of the opinion, जो कि ज़रूरी थे उसको अगर opinion express करना है अपना. Its exception sufficiently material to negate the expression of opinion. अब इसमें एक बार बार जो क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने रॉ मटेरियल का सर्टिफिकेट या MIA सर्टिफिकेट विदाउट एग्जामिन क्या कर दिया, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्जामिन के सर्टिफिकेट इशू कर दिया, या फिर उसने क्या किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक को देखा ही नहीं और उसने क्या किया, इशू कर दिया सर्टिफिकेट, या फिर ऐसा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल उसने इशू कर दिया. तो इसमें क्या है, आप क्लोज 7 जो ग्रोसली नेग्लिजेंट वाला है, क्लोज 2 जिसमें उसने ओपिनियन एक्सप्रेस किया है विदाउट एग्जामिन, और क्लोज 8 जिसमें उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस यानी फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, और उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट दे दिया, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया. तीनों को एक साथ लिखोगे 2, 7 एंड 8. ओके, देन वी आर ऑन नेक्स्ट क्लोज. हाँ, माइनर एरर्स वगैरह है तो चलेगा. क्लोज 7 में बोल रखा था कि माइनर एरर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रोसली नेग्लिजेंस, ठीक है, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ था. नाउ वी आर क्लोज 10. क्लोज 10 में क्या बोला है, अ CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to invite attention to any material departure from the generally accepted procedures of the audit applicable to the circumstances, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, ऑडिटर ने क्या किया, मटीरियल डिपार्चर fails to invite attention to any material departure. अगर वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल भी लगाता तो भी उसको वो जो इन्फॉर्मेशन थी, मटेरियल डिपार्चर था या मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, वो पता चल जाता. बट उसने क्या किया, जो प्रोसीजर्स थे प्रॉपर ऑडिट के वो भी नहीं अप्लाई किए और अपना ओपिनियन दे दिया. तो वो कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, क्लोज 9 में, ठीक है. यहाँ पे बता रखा है मटेरियल डिपार्चर जो है, फेलियर टू परफॉर्म सर्टेन स्टैट्यूटरी फंक्शंस, जो उसने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, स्टैट्यूटरी फंक्शन उसके थे, उसको उसने परफॉर्म नहीं किया और उसने क्या कर दिया, ओपिनियन बना दिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल्टी क्लोज 9 में. बहुत ही रिजनेबल शॉर्ट टाइम में ये पूछते हैं, मतलब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं बहुत ही रिजनेबल शॉर्ट टाइम में उसने क्या कर दिया, डिपेंड ऑन मतलब रिजनेबल शॉर्ट टाइम में अपना ओपिनियन दे दिया. मतलब क्या क्या जो भी उसके स्टैट्यूटरी प्रॉपर प्रोसीजर्स थे वो लगाए नहीं. तो ये इसमें क्या आ जाएगा, क्लोज 9 में गिल्टी. फिर क्लोज 10 में आ जाता है CA इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कीप द मनी ऑफ द क्लाइंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, या फिर उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए उसने वो अमाउंट लिया था, अदर देन फीस एंड रेम्युनरेशन. उसका रेम्युनरेशन वो जाना है, उसको क्या करना है. बट अगर उसको कुछ भी अदर फीस मिली है, फीस रेम्युनरेशन के अलावा, जो कि उसको खुद के बैंक अकाउंट में नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था, नहीं रखा, जिस पर्पस के लिए यूज करना था नहीं किया, जिस रिजनेबल टाइम में उसको यूज करना था उस रिजनेबल टाइम में यूज नहीं किया, तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लोज 10 में, ठीक है. इसमें एक दे रखा है कि एडवांसेस जो रिसीव किए थे अगेंस्ट द सर्विसेज नॉट फॉल अंडर द क्लोज 10. अगर उसने एडवांसेस वगैरह मिला है तो वो क्लोज 10 में नहीं आएगा. अब आ जाता है सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 2 पे, ठीक है. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अपना. पार्ट 2 में बता रखा है, अ मेंबर of institute will be held to be guilty of professional misconduct if he contravene any provision of this act. यहाँ पे CA की बात नहीं की है, यहाँ पे क्लियर लिखा है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब CA इन सर्विस वाला, CA इन प्रैक्टिस वाला, दोनों ही CA पे, यानी सारे CA पे ये वाले प्रोविजंस लगेंगे. क्या बोल रखा है इसमें, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हेल्ड गिल्टी जब वो कॉन्ट्रीवेंट करता है किसी भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट का, या फिर जो रेगुलेशंस हमारे एक्ट में दिए हुए, सी एक्ट 1949 में, या फिर कोई गाइडलाइंस वगैरह इशू किए काउंसिल ने जिसको हमने फॉलो नहीं किया है, तो हम गिल्टी हो जाएंगे क्लोज 1 ऑफ फर्स्ट सेकेंड स्केड्यूल्ड पार्ट 2. ओके, क्लोज 1 सेकेंड स्केड्यूल्ड पार्ट 2 अगर कोई भी कॉन्ट्रीवेंट किया है तो. अब इसमें कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर में दे रखा है. रेगुलेशन 47 में क्या बोल रखा है, प्रीमियम फ्रॉम द आर्टिकल क्लर्क प्रोहिबिटेड है. रेगुलेशन 48 में बोल रखा है कि जो स्टाइफंड देना है आर्टिकल क्लर्क को वो मंथली बेसिस पे करना है, ईयरली बेसिस पे नहीं. रेगुलेशन 190A में बोल रखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट टू एंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन बिजनेस. ये क्लोज 11 में भी आएगा. क्लोज 11 पार्ट 1 आया था, क्लोज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल्ड में, कि अदर कोई भी प्रोफेशन में आप नहीं एंगेज हो सकते, जैसे कि बिजनेस वगैरह कर रहे हो, जैसे कुछ और ही, ठीक है. तो फिर रेगुलेशन 192 में आया था रिस्ट्रिक्शन ऑन फीस. ये अपने को क्लोज 10 में भी देखा था हम लोग ने, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल्ड में, कि परसेंटेज बेसिस पे फीस वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है. तो वो रेगुलेशन 192 भी इसमें कवर है. रेलेवेंट जजमेंट में बोल रखा है कि एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू पे हिज आर्टिकल क्लर्क एन एनुअल बेसिस रिजल्ट्स इनटू द वायलेशन. एनुअल बेसिस पे देना है तो वायलेशन 48 का हो गया.
एक्सेप्ट किया उसने लोन आर्टिकल क्लर्क से, रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ 47, आर्टिकल क्लर्क से आप एक्सेप्ट कर रहे हो लोन वगैरह, तो गिल्टी। अब यहाँ पे एक केस आया था, एक क्वेश्चन आया था कि लोन ऐसी कंपनी से लिया जिसमें उस आर्टिकल के पिताजी जो थे वो डायरेक्टर थे। अरे तो अब इसमें तो कोई भी इसमें कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना है। और इसमें केस है, हाँ कुछ और रेगुलेशंस भी है जो भी मेरे हाथ में डिस्कस कर लेती हूँ। क्या रेगुलेशंस है, क्लोज 40 रेगुलेशन 43 है इंगेजमेंट ऑफ आर्टिकल, 46 है रजिस्ट्रेशन, 56 है टर्मिनेशन, 65 है आर्टिकल असिस्टेंस नॉट टू इंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन, 67 है कंप्लेन अगेंस्ट द एम्प्लॉय, 68 टू 80 जो है वो ऑडिट असिस्टेंस के बारे में है, और 190 जो है वो है रजिस्टर ऑफ ऑफिस एंड फर्म, और 191 है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मे बी एक्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं क्लोज 2 पे। क्लोज 2 में क्या बोल रखा है, क्लोज टू में बोल रखा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मेंबर की बात की, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस की बात नहीं की, सारे सीए की बात की है। A member of institute will be held guilty of professional misconduct if he being an employee of any company, firm or persons disclose confidential information। देखो वहां जब बोला था ना, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या बोला था, क्लोज 1, ठीक है। तो सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1 क्लोज 1 में हमने देखा था कि सीए इन प्रैक्टिस जो है वो अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है क्लाइंट की वो एक्सप्रेस कर लेता है, तो क्या हम सीए इन सर्विस है तो हम तो जो भी मना करें, नहीं, आप भी प्रोफेशनल हो तो आपको भी ध्यान रखना, आप जिस भी फर्म में जिस भी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, आप अपने एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, A member of institute held guilty of professional misconduct if he being an employee of a company, firm or persons disclose confidential information acquired in the course of his employment, उसके employment में उसको कोई confidential information उसके employee की मिली है, except as and when required by law, या तो law ने required नहीं किया या फिर employer से permission उन्होंने नहीं ली, और क्या किया, किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सप्रेस कर ली इन्फॉर्मेशन, तो वो गिल्टी कहाँ हो जाएगा, क्लोज 2 में। क्लोज 3 में बता रखा, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट काउंसिल। अब यहाँ पे क्या है कि मेंबर बोल रखा है, ठीक है, मेंबर जो है उसने इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह जो है, रिटर्न वगैरह जो है वो क्या किया, गलत तो सबमिट किया है, नोइंगली टू बी फॉल्स, मतलब जानबूझ के गलत सबमिट किया है, किसको, या तो कमिटी या डायरेक्टर डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोर्ड, डिसिप्लिनरी काउंसिल वगैरह, किसी को भी अगर उन्होंने जो सबमिट किया है तो सीए क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्लोज 3 में। देन क्लोज 4 में आ जाता है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ इट डिफॉल्टेड्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये 240 में भी कवर हो जाएगा, ऐसे 240 फ्रॉड में, ठीक है ना, कि उसने क्या किया, जो उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा मिला था उसको डिफॉल्ट किया, एम्बेजल हेरफेर करने का कोशिश किया, ठीक है। अभी जो हमने देखा था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें एक बता रखा है कि हर प्रोफेशन में, मॉड्यूल में लिखा हुआ था लॉ ऑफ एजेंसी होता है, जिसमें क्या होता है कि हर प्रोफेशनल को मेंटेन करना होता है स्टेटस एंड डिग्निटी, facilitate the performance of his duties of an employee in order to keep the confidence of people. CA should take special care not to disclose such information. Okay, then we are on next. Okay, एक लास्ट अपन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या, सेकेंड स्केड्यूल का पार्ट 3 लास्ट ही है, जिसमें बोल रखा है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर द प्रैक्टाइजिंग हो या नहीं, ऑब्वियसली मेंबर है तो प्रैक्टाइजिंग और नॉन प्रैक्टाइजिंग दोनों ही इसमें कवर्ड होंगे, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, अदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं बोला यहाँ पे, अदर मिसकंडक्ट बोला है, इफ ही इज गिल्टी ऑफ बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। मतलब आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं और भी आपको सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी लगी है ना, तो सीए एक्ट क्या बोलता है कि अब आपको क्या करने वाले हैं, हम भी गिल्टी करार देने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई सिविल क्रिमिनल कोर्ट से क्या अराइज हुआ है, पनिशमेंट अराइज हुआ है, जो कि 6 महीने से भी ज़्यादा की जेल वाला है, तो फिर आपको यहाँ पर गिल्टी मानेंगे, किसमें, अदर मिसकंडक्ट में आपको गिल्टी मानेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे और अलग से ही पनिशमेंट लगेगा, ठीक है, उधर तो लग रहा है पेनल्टी प्रोसिक्यूशन सब लगेगा, इधर और लगेगा, क्योंकि आपने हमारे प्रोफेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया एक तरह से, है ना। अब हम आ जाते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे। एडिशनल पॉइंट्स में एक तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस जो है 2008 की वो डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्ट ऑफ ए मेंबर बीइंग एन एम्प्लॉय शैल एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड नॉट ग्रोसली नेग्लिजेंट, ये सब था। ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो हमने देख ही लिया क्लोज 4 साथ में एनेक्शन 9 ऑफ द सीए रेगुलेशन 1988 भी बोल रखा है। अब
फिर है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या है, एक तो कैश बुक और एक लेजर, दो आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ये मेंटेन करोगे, ठीक है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, आप चाहे इंडिविजुअल प्रैक्टिस में हो, सोल प्रोप्राइटर, या फिर आप फर्म एज ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस में हो, आपको मेंटेन करना है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें इंक्लूड किया हुआ है कैश बुक और लेजर को। टैक्स ऑडिट 44 AB के अंदर कितनी, एक पर्सन होगा तो 60 ऑडिट्स ले सकता है। एग्रीगेट अगर फर्म है तो जितने भी पार्टनर से मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, उतनी आप ऑडिट्स ले सकते हो। ब्रांच ऑडिट को सेम ऑडिट ही मानेंगे, उसको सेपरेट ऑडिट मत मानना। फिर जो है पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स एक्सेप्टेड बाय हिम इन ईच फाइनेंशियल ईयर इन द फॉर्मेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस। अगर कोई सिक यूनिट वगैरह है तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्रोहिबिशन है वो नहीं है। क्या प्रोहिबिशन है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंटिटी इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस ऑफ द अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो डिस्प्यूटेड ऑडिट फीस होगी तो अपना खुद का जजमेंट रहेगा, हमने क्लोज इट में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है तो फिर क्या अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, कैरी आउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, statutory audit. Various other statutes have not been paid. फिर the sick unit, the above prohibition of acceptance shall not apply. sick unit के ऊपर ये prohibitions apply नहीं होते। sick unit shall mean where the net worth is negative. sick unit का मतलब होगा जहाँ पे ये जो क्या है, नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव है। फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट 141 सबसेक्शन 3 क्लोज जी में बता रखा है, स्पेसिफाइड not hold at any time appointment of more than a specified number of audit assignments of the company under section 141. फिर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो पीएसयू ऑडिट है, आप अगर पीएसयू ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, सेम अंडरटेकिंग और कंपनी ऑन रेम्यूनरेशन विच इन टोटल एक्सीड्स द फीस पेबल। अगर आपकी फीस से जो रेम्यूनरेशन है, ऐसा कोई दूसरा काम कर रहे हो जिसमें जो फीस पेबल है वो रेम्यूनरेशन से भी एक्सीड करती है, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। पीएसयू में आप कोई ऐसा दूसरा काम कर रहे हो, दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसका जो रेम्यूनरेशन है, जिसका जो फीस पेबल है वो हमारे इस स्टैट्यूटरी ऑडिट के रेम्यूनरेशन से भी ज़्यादा है, और उस पीएसयू का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ के इक्वली आपसे ज़्यादा है, तो आप उस पीएसयू की स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करोगे। ये यहाँ पे लिख रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर व्हेन ही इज इंडेप्टेड, 10,000 से ज़्यादा के इंडेप्टेडनेस जिस भी कंसर्न में है वहाँ के ऑडिटर मत बनेना। ये काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में बोल रखा है। मेंबरशिप फीस जो है वो आपको पे करनी है। डायरेक्शंस इन केस ऑफ द unjustified removal of the auditor, follow the directions given, वो सब ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग फीस में, सब हो रखा है कि रिकमेंडेटरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करनी है वगैरह। ओके, नाउ सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, जिसमें ब्रांच ऑडिट बता रखा है। जो भी ब्रांच ऑडिट करनी है तो कोई भी फर्म जो है 10 और मोर मेंबर्स जिसमें है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिस्टिंग 10 और मोर मेंबर्स, branch audits of the company shall not be conducted by its statutory auditor consisting of 10 or more members but should be conducted by the local firm of the auditors consisting less than 10 members. ओके, ये जो रिस्ट्रिक्शन है कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच जो है वो मेंटेन किया हेड ऑफिस में ही, या फिर जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी है कैरिड आउट बाय द ब्रांच ऑफिस। सिग्निफिकेंट जो ट्रांजेक्शन है वो ब्रांच ऑफिस में हो रहा है। जॉइंट ऑडिटर एसोसिएटेड फर्म वगैरह है, लेस देन 5 मेंबर्स इज जॉइंट ऑडिटर शुड बी encouraged. Where the client desires to appoint such firm as a joint auditor, the senior firm should not object to the same. फिर है ratios between the qualified and unqualified staff. In the council's view, अगर कोई practicing firm है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के engage in the audit work should have at least 1 member for every 5 non-qualified member of the staff. मतलब एक मेंबर फर्म जो है ना, आप दूसरे प्रोफेशनल्स को भी लेके बना सकते हो ना, तो यहाँ पे बोल रखा है एटलीस्ट 1 मेंबर फॉर एवरी 5 नॉन क्वालिफाइड मेंबर्स होना चाहिए, इतना आपको रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग आर्टिकल, एक्सक्लूडिंग ऑडिट क्लर्क, टाइपिस्ट, पियॉन्स वगैरह। फिर द डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट बाय द ऑडिटर इन अदर फर्म्स, डिस्क्लोजर ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ऑफ देम बाय अदर सर्विसेज टू द मीडियम ऑफ अ डिफरेंट फर्म इन विच द सीड ऑडिटर में बी ईदर पार्टनर और प्रोप्राइटर। हाँ, केवाईसी नॉर्म्स, अब ये थोड़े से स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स क्या क्या है कि हमें 1/1/2017 से ये अमेंडमेंट होकर आया था कि नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर इन प्रैक्टिस, जो भी उसका क्लाइंट है उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, नो योर क्लाइंट। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर क्लाइंट नॉर्म्स, जिसमें नेम ऑफ द इंडिविजुअल, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन,
कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट एंटिटी में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटिटी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, name of the parent company in case of subsidiary, copy of the last audited financial statement, engagement information में type of engagement और regulatory information में कंपनी का पिन नंबर, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर का नेम एंड एड्रेस डायरेक्टर का और डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटिटी, पैन नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार कार्ड, दिन नंबर और कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सब में ही है, कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकरेज इंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट। ओके, टाइप ऑफ एंगेजमेंट मतलब हो सकता है आप ओपिनियन दे रहे हो सकता है आप सर्टिफाइड कर रहे हो सकता है आप रिव्यू दे रहे हो, ठीक है, जो भी है। तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ द केवाईसी नॉर्म्स, क्या इंपॉर्टेंस है केवाईसी नॉर्म्स की, केवाईसी नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ग्लोबली इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द, आजकल है मतलब ग्लोबली अब क्या फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाले उनको क्या जरूरत पड़ी है, इन्फॉर्मेशन ले उनके क्लाइंट्स की, कीपिंग इन माइंड द हाइएस्ट स्टैंडर्ड of the chartered accountancy profession in India. The Council of ICAI recommended such norms to be observed by the member of the profession who are in practice highest, क्या करने के लिए, keeping in mind the highest standard of the chartered accountancy profession, कि वो भी अपने clients का बारे में पूरी information रखे। Considering the spirit underlying this measures, it is expected that every chartered accountant जो कि क्या करा है, carrying out attest function, जो attest function मतलब जो practicing chartered accountant है, is encouraged to follow them, and implementation of these measures is go a long way in ensuring the equitable flow of work among the members and further enhances the prestige of the profession। फिर आ जाता है know your clients norms are also important in order to ensure the healthy growth of the profession and equitable flow of the professional work among the members। ओके, केवाईसी नॉर्म्स हो गए। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो हमने शायद ऐसे 200 में पढ़ा था ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आ जाते हैं थ्रेट्स इन्वॉल्विंग कंप्लायंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल्फ क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब मैं फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है तो वहाँ पे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा, हम ओपिनियन नहीं दे पाएंगे प्रॉपर। फिर आ जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स मतलब प्रीवियस जजमेंट जो दिया था नीड्स टू बी री इवेल्युएट, अगर जरूरत पड़ी प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करने की तो फिर क्या होगा, हमारा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। एडवोकेसी थ्रेट्स मतलब जान पहचान हो रही है, कहीं पर भी निकल रही है तो इट में अकर प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रोमोट ए पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी में भी कॉम्प्रोमाइज, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फिर आता है इंटिमीडिएशन थ्रेट, इट में अकर व्हेन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट में बी डिफर्ड फ्रॉम द एक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी बाय थ्रेट्स एक्चुअल। इंटिमीडिएट थ्रेट्स मतलब फियरफुल हम ओपिनियन दे रहे हैं, हम जो गलतियां हैं वो प्रॉपर्ली बता नहीं पा रहे, रिपोर्ट प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स है उसमें रीवैल्यूएशन प्रीवियस जजमेंट में और कुछ थोड़ा सा लिख रखा है कि ओरिजिनल डेटा जो है यूज्ड टू बी जनरल रिकॉर्ड्स। फिर एंगेजमेंट इन एसोसिएट विद द क्लाइंट एज ए डायरेक्टर और ऑफिसर, तो इसीलिए क्या हुआ है, एम्प्लॉयड इन अ पोजीशन टू द एक्सटेंट डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, किसी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक है safeguards created by the professional legislation or regulations to reduce threats, education, training, continuous professional development, corporate governance regulations, professional standard, professional or regulatory monitoring, disciplinary procedures, external review by the legally empowered third party of the reports, returns, communications, information produced by the professional accountant। okay, कुछ केस अपने जो आए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या केस स्टडीज हैं। हाँ, डायरेक्टर अगर रिजाइन कर रहा है तो 2 साल तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। एक मैं सिर्फ डिसीजन डिस्कस कर रही हूँ जो भी आया था वो। फिर सेटलर ऑफ ट्रस्ट जो है वो परमिट है, सी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सेटलर ऑफ ट्रस्ट बन सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फिर विजन या वैल्यूज बिहाइंड द विजिटिंग कार्ड के पीछे आप वैल्यूज नहीं लिखोगे, ठीक है। विजिटिंग कार्ड के पीछे विजन वैल्यूज मत लिखना। सी एंड प्रैक्टिस जो है वो जीआईसी की एजेंसी ले सकता है, एजेंट बन सकता है, एलआईसी की भी एजेंसी ले सकता है। सी एंड प्रैक्टिस एजेंसीज ऑफ जीआईसी, एलआईसी और एनएसडीएल नहीं ले सकता है, कहाँ से ले सकता है, नहीं ले सकता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। फिर है जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। वैसे एक तरह से ये अदर मिसकंडक्ट जैसी बात हो गई है, ठीक है, कि हमारे क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है वो अब भी अगर ओवरड्यू हो रही है तो भी काउंसिल को क्या है, मतलब हमारे सी इंस्टीट्यूट को क्या हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है कि आपने क्या किया है, एक तो आप प्रोफेशनल और आप 10,000 से भी ज़्यादा ओवरड्यू चल रहा है आपका क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। फिर जाता है मीडिएटर,
मीडिएटर या आर्बिट्रेशन बन सकते हो, अलाउड है। फिर जैसे नॉट परमिट एक्सेप्टेड ऑडिट बैंक इफ टेकन, अगर कहीं से आपने लोन ले रखा है अगेंस्ट एफडी तो आप वहाँ के ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर आ जाता है स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिटर कैन नॉट बी वैल्यूअर ऑफ द अनकोटेड इक्विटी शेयर ऑफ द सेम एंटिटी, उसी एंटिटी के वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर स्टैट्यूटरी या टैक्स ऑडिटर कैन नॉट बी वैल्यूअर, मतलब नहीं बन सकते वैल्यूअर, ठीक है। फिर जाता है टैक्स प्रैक्टिशनर्स बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉय के बिहाफ पे नहीं, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन नॉट स्टॉक ऑडिटर फॉर द सेम ईयर। फिर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी साल के लिए आप क्या नहीं बन सकते, स्टॉक ऑडिटर नहीं बन सकते। इंटरनल ऑडिटर ऑफ द पीएफ ट्रस्ट गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जो है पीएफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है। फिर सीएन प्रैक्टिस कैन बी इंक्लूड इन वन रेजिडेंट डायरेक्टर, हाँ रेजिडेंट डायरेक्टर जो होता है क्या सीएन प्रैक्टिस वो रेजिडेंट डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर तो बन ही सकता है, रेजिडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। अब हमारे कुछ स्टार्टिंग के जो नॉर्म से कुछ एक्स्ट्रा और प्रोविजन है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं रावत से। मेंबर सी इंस्टीट्यूट का मेंबर किसको बोलते हैं, वो हमारा सेक्शन रहता है या ना मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, सेक्शन 2 क्लोज 2 में बता रखा अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी in practice when individually or in partnership or chartered accountant in practice he is consideration of the remuneration received or to be received, engage himself in the practice of accountancy, फिर offers to perform or performs the services involving the auditing and verification of the financial transactions, books, accounts, records or the preparation verification of the certification of the financial accounts related statement or hold himself out to the public as a accountant। फिर हम यहाँ पे render professional services assistance in about matters to be principal or detailed relating to the accounting procedures or recording presentation or certification of the financial facts or data। फिर render such other services in opinion of the council or may be rendered the chartered accountant in practice। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज अलाउड है क्या, यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर सर्विसेज अलाउड है। टैक्स एडवाइस देना अलाउड है और टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बनना भी अलाउड है। एक यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, पर्सनल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान, वेजेस इंसेंटिव प्लान वगैरह के लिए अलाउड है। फिर इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन वर्क में पार्टिसिपेट अलाउड है। एनर्जी सर्विसेज और क्वालिटी ऑडिट, एंटरटेनमेंट ऑडिट ये सारा अलाउड है, सॉरी एनवायरमेंट ऑडिट ये सब अलाउड है। एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर भी अलाउड है। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल रिकवरी सर्विसेज, इंश्योरेंस ब्रोकरेज अलाउड है। देन फिर आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, नो मेंबर इंस्टीट्यूट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ entitled to practice whether in India or elsewhere unless he has obtained from the council or certificate of practice। फिर है cancellation of COP, certificate of practice shall be liable for the cancellation if name of the holder of the certificate is removed from the register। remove जाता है रजिस्टर से, नाम कब रिमूव कर सकते हो रजिस्टर से ये बता रखा है। कैंसिलेशन ऑफ COP जब या तो कोई इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है, मिस्टेक की है, इनएडवर्टेंस। एक एनुअल फीस अगर आपने पे नहीं किए तो आपका नाम वैसे तो हटा देंगे, फिर वापस जब एनुअल फीस पे करोगे तो आपका रिस्टोर हो जाएगा नाम, ठीक है। फिर जाता है मेंबर्स टू बी नॉन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्शन 7 में बोल रखा है यूजिंग डेजिग्नेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी मेंबर जो है भले वो प्रैक्टिस में है नहीं है वो अपने नाम के आगे से ये लगा सकता है। यूज ऑफ द अदर डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग मेंबरशिप एंड डिग्री, तो यहाँ पे वो रखा है मेंबर आर इंटाइटल्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सच अदर इंस्टीट्यूट अकाउंटेंसी वेदर इन इंडिया और एल्सवेयर एज may be recognized in his in this behalf of council or any other qualification that he may possess, वो लगा सकता है नीचे छोटा छोटा, ठीक है। फिर डिसेबिलिटीज़ में अगर उसने अटेन नहीं किया अभी तक 21 साल तो फिर आपको COP नहीं देंगे। इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो लेकिन जो कोर्ट है सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट हिज इंसॉल्वेंसी वाज कोज टू द वैसे तो आप इंसॉल्वेंट हो लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया है कि उसकी जो इंसॉल्वेंसी है कोज बाय मिसफॉर्चून विदाउट एनी, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर आपको कॉन्विक्ट किया है मोरल टार्पिट्यूड में तो भी आप CA नहीं बन CA प्रैक्टिस वाले नहीं बन सकते, आपको COP नहीं देंगे, ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। देन
ही इज रिमूव फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जब तक भी पर्सन हु इज रिमूव फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, अगर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिमूव किया है तो वो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और परमानेंट खत्म किया आपकी सर्टिफिकेट तो परमानेंट। फिर रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर सेक्शन 20 में बोल रखा है दैट रिक्वेस्ट रिसीव्ड या फिर नॉट पेड फीस, ये सब तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में आ जाता है, फर्स्ट स्केड्यूल तो होता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में, जो रिमूव करते नेम को मेंबर्स के अप टू 3 मंथ्स और इम्पोज फाइन अप टू 1 लाख। और सेकंड शेड्यूल में आ जाता है डिसिप्लिनरी कमिटी, जो कि रिमूव करते नेम ऑफ मेंबर्स को परमानेंट और फॉर एनी ड्यूरेशन इम्पोज फाइन 5 लाख का फाइन इम्पोज होता है। फिर है प्रोफेशन एंड अदर मिसकंडक्ट सेक्शन 22 में, scheduled but nothing in this section shall be constitute the limit average in any way the power confer or duty cast in the director is to inquire into the conduct of the members institute under the seat circumstances। फिर penalty for falsely claiming to be the member section 24 में बोल रखा है circumstances imposing penalty। अगर कोई पर्सन जो कि सीए नहीं है, ICAI का मेंबर नहीं है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है डेजिग्नेशन, तो फिर उसको क्या करेंगे सेक्शन 24 में पेनाल्टी 1000 की और सब्सिक्वेंट कॉन्वेक्शन में 5000 की पेनाल्टी। कंपनीज नॉट टू एंगेज इन अकाउंटेंसी, कंपनीज बन सकती है, हम फर्म में तो बन सकते हैं ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट आप फर्म बना सकते हो, कंपनी नहीं बना सकते। गिल्टी तो फिर फर्स्ट कॉन्विक्शन 1000 और सेकंड कॉन्विक्शन 5000। अनक्वालिफाइड पर्सन नॉट टू साइन डॉक्यूमेंट, आपके पास यूपी नहीं है प्रैक्टिसिंग का और आप क्या करो, साइन करो डॉक्यूमेंट को, 5000 फर्स्ट कॉन्विक्शन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक का, और सेकंड 10,000 जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख तक। मेंटेनेंस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस जो मेंटेन करना है उसके लिए क्या बोला है, प्लीज मेंशन लेटर हेड पे लिखना कि कहाँ पे आपका ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। नेम ऑफ द बोर्ड रेजिडेंस, आपका जहाँ रेजिडेंस है वहाँ पे आप इंडिविजुअल आपका नाम लिख सकते हो बाहर के, आपके नाम के आगे सी लगा के, लेकिन आप क्या फर्म का नाम नहीं लिख सकते आपके रेजिडेंस के बाहर। फिर वो रखा है रिक्वायर्स ऑफ द सेपरेट इंचार्ज, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो सेपरेट इंचार्ज रखना पड़ेगा जो कि क्या करता होगा, 180 डेज से ज़्यादा उस ऑफिस में वर्क करता होगा, 180 डेज से ज़्यादा वो क्या करता है, अटेंड करता है साइड ऑफिस। अब एग्जामिशन फ्रॉम द सेपरेट इंचार्ज रखना तो पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो, लेकिन कब नहीं रखना पड़ेगा, जब टेम्प्रेरी ऑफिस है। अगर वो टेम्प्रेरी ऑफिस है, सिर्फ 3 महीने के लिए रखा है उस ऑफिस को, उस ऑफिस या फिर ऐसा है कि सेकंड ऑफिस जो है वो सेम सिटी में सेम प्रीमाइजेस में है, या फिर 50 किलोमीटर की लिमिट में, म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ सिटी में है, तो फिर सेपरेट इंचार्ज नहीं रखना है, ठीक है। अब इसमें एक बता रखा था टेम्प्रेरी ऑफिस, तो इसमें लिख रखा है कि आप जो नेम बोर्ड वगैरह है वो उस टेम्प्रेरी ऑफिस के बाहर नहीं लगाओगे, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखोगे उस ऑफिस को, और उस ऑफिस की जो क्लोज ऑफ द टेम्प्रेरी ऑफिस है तो मेंबर्स जो है वो इन्फॉर्म कर देगा ICAI को इस बारे में कि क्लोज हो गया वो ऑफिस। तो ये एडिशनल प्रोविजंस भी सारे डिस्कस हो गए थे। अभी हम जो अमेंडमेंट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते फटाफट। क्या कॉन्सेप्ट है अपना, नेटवर्क फर्म का, ठीक है। क्यों आया नेटवर्क फर्म, कोऑपरेशन किस बारे में, या तो वो कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं, या वो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह या टेक्निकल नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, या कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाई है उन्होंने, कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी से काम करना चाहते हैं, कॉमन ओनरशिप कंट्रोल में है, तो वो सारी फर्म्स जो होगी वो क्या होगी, नेटवर्क फर्म। अब यहाँ पे डीम्ड नेटवर्क फर्म का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा ही काम कर रहे हैं, वो लीगली नहीं है, मतलब लीगल सेपरेट और डिस्टिंक्ट। यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंस जो है वो लीगलिटी पे नहीं है, जबकि किस पे है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करें तो उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको डीम्ड नेटवर्क फर्म्स मान लिया जाएगा, और अगर मान लिया जाएगा तो फिर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें ऐसा है शेयरिंग इमटेरियल, अगर कोई इमटेरियल कॉस्ट वगैरह शेयर कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अगर अनरिलेटेड एंटिटी के साथ में कुछ थोड़ा सा काम कर लिया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे ऐसा भी दे रखा है, हम कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेशन में आपको शेयर करना है इन्फॉर्मेशन वगैरह, लेकिन जो क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या मार्केट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब शेयर करने की बात नहीं हुई है, यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर करने की बात हुई है, ठीक है। अनलाइकली मटेरियल और नॉट, पर रिसोर्सेज शेयर करने की। अब रिसोर्सेज शेयर करने में क्या क्या हो सकता है, हाँ रिसोर्सेज शेयर करने में मैनेजिंग आगे अपन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द नेटवर्क कैन बी एज अंडर, क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, नॉट एक्सीड 20। सबसे पहले तो मेंबर्स जो हैं पार्टनर्स कितने, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फिर वो सारी गाइडलाइंस वगैरह उनको फॉलो करें। फिर बता रखा है कि एक फर्म जो है वो एक ही नेटवर्क में बन सकती है, एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकती है, और कॉमन पार्टनर्स हैं तो भी वो सिर्फ एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है फर्म, ठीक है। फिर रेगुलेशन 190 में बोला है कि नेम अप्रूवल, हाँ नेम जो है वो आपको सेंड करना पड़ेगा, तो जो इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपका नाम अप्रूव होता है या नहीं होता है वो फॉर्म A में दिया जाएगा,
और जो भी नेटवर्क के लिए आप रजिस्टर करने वाले हो तो 3 महीने में आप फॉर्म बी में आप अप्लाई करने वाले हो। कोई भी डिक्लेरेशन देना है, कब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जब आउटसाइड इंडिया की कोई एंटिटी है जिससे आपने क्या किया है, नेटवर्क फॉर्म मतलब कॉमन कोस्ट वगैरह शेयर करने का सोचा है, ठीक है, तो फिर आपको फॉर्म डी में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सी में जब चेंजेस हो जाता है, कुछ भी चेंजेस है, तो विद इन 30 डेज आपको फॉर्म सी में बताना पड़ेगा। एथिकल कंप्लायंसेस वही, इंटरनल ऑडिटर आप बन नहीं सकते, बुक्स अकाउंट कीपिंग नहीं चलेगा। रोटेशन की जब बात होती है, तो जब रोटेशन वाला हम प्रोविजन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, तो वहाँ पे सेम नेटवर्क वाली फर्म्स को आप रोटेट करके रिप्लेस नहीं कर लोगे, ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ क्लाइंट जो है सिंपली बता रखा है कि जैसे रजिस्टर होता है ना, तो डीम्ड नोटिस ऑफ क्लाइंट, डीम्ड पब्लिक नोटिस मान लोगे, मतलब क्लाइंट को ये पता ही है। अब फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनल बायलॉज ऑफ द नेटवर्क, इसमें पता रखा अपॉइंटमेंट ऑफ फॉलोइंग क्लोजेस। रिटन एग्रीमेंट में क्या क्या लिख सकते हैं, या तो वो मैनेजिंग कमिटी जिसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर डिसाइड करें, या फिर टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट करें, या फिर किसी पर्सन को रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं किसी भी एक फर्म को, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबरशिप फीस कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब बता रखा उस एग्रीमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर डिटरमाइन करें मेथोडोलॉजी ड्राइंग रिसोर्सेज, कॉम्पनसेशन ऑफ मेंबर्स, कॉम्पनसेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फर्म फॉर द रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स भी बता रखा हो सकता है उस एग्रीमेंट में। पीयर रिव्यू ऑफ द मेंबर फर्म, दिस डिस्क्लोज दिस क्लोजेस आर इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव मतलब अगर पीयर रिव्यू है तो फिर आप उसमें भी लिख लो। फिर मेंटेनेंस ऑफ डेटा बेस, न्यूज लेटर, स्टाफ क्लाइंट्स, सॉफ्टवेयर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट, अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर मेथोडोलॉजी ऑफ ड्राइंग रिसोर्सेज, किस तरह से रिसोर्सेज को काम में लेना है। आइडेंटिफाइंग द पार्टनर, रिजनेबलनेस ऑफ द क्लाइंट, हाँ, मेंबरशिप फीस कॉस्ट वगैरह, और डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, ये सब जो है ये में लिख सकते हो आप किस में, बायलूस में, रिटन एग्रीमेंट में, ठीक है। ये जो नेटवर्क फॉर्म के 3 पेज के नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। लेकिन ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो मैंने मॉड्यूल प्लस जो पीजी सर का बुक है वो रेफर किया है मैंने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।